Hello dear students, this is Praveen Kumar Jha. Welcome to Unique Classes of Right Way. मोनोपोली की आज आपकी है क्लास नंबर 2। सबसे पहले क्लास नंबर 2 लिखिए, फिर फर्स्ट 5 मिनट्स में हम पिछले क्लास का रिवीजन करेंगे और आज की क्लास में एक छोटा सा करेक्शन भी है, वो करेक्शन भी करेंगे और उसके बाद फिर हम आज की क्लास के सब्जेक्ट मैटर्स पे जाएंगे। पिछले क्लास में मैंने बताया था आज की क्लास का सब्जेक्ट मैटर क्या है, बता सकते हो कोई? क्या है आज का क्लास सब्जेक्ट मैटर? डेड वेट लॉस, राइट। आज इसकी बात होगी, लेकिन सबसे पहले लिखिए क्लास नंबर 2। राइट, क्लास नंबर 2। तब तक मैं कुछ बोल भी रहा होता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में लेक्चर्स को शेयर करते जाइएगा। आपने काफ़ी बच्चों ने शेयर भी किया है, और भी कीजिए, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी है। काफ़ी सारे फ्रेंड्स आपके ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स में, और भी कीजिए आप। अभी ये कुछ लेक्चर्स आपके यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल होंगे, आपको लिंक रात तक मिल जाते होंगे। कल मैंने शेयर किया था, आपको मिल गए होंगे, आप उनको जस्ट शेयर कर दिया कीजिए। राइट जी, क्लास नंबर 2 है। टॉपिक पता ही आपको, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, पिछले क्लासेस को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। और एक पिछले क्लास में फ्लो में फ्लो मतलब क्या होता है कि द हीट ऑफ द मोमेंट में एक ग्राफ मैंने थोड़ा सा मिस पोजीशन कर दी थी उसकी, तो वो ग्राफ आप सही कर लीजिए आज। ये वाला ग्राफ पहले मैं इसको करेक्ट ही कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद रिवीजन कर लेंगे और साथ साथ आगे बढ़ेंगे। हालांकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन टच करना है तो करना ही है। आइए देखिए क्या फ्लो में मिस्टेक्स थी, देखिए ध्यान से। यह मिस्टेक ये थी, मैं ये ग्राफ को ही दोबारा से ड्रॉ करता हूँ, देख लीजिए एक बार। पहले मैं मिस्टेक एलोबरेट करता हूँ क्या था। प्राइस कभी भी यहाँ पे नहीं हो सकता। प्राइस ऑलवेज उस पॉइंट पे होगा जहाँ पे डिमांड कर्व के साथ ये क्वांटिटी टच करेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इस ग्राफ को दोबारा से बनाता हूँ। यहाँ मुझे दिखाना क्या था, मुझे लॉस दिखाना था, शट डाउन पॉइंट निकालना था। चलिए जी, मैं हटाता हूँ इस ग्राफ को, आपके सामने है। मिस्टेक्स वाला ग्राफ भी आपके सामने है। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ और फिर से बनाता हूँ। हालांकि शट डाउन पॉइंट का मीनिंग तो आप लोग पहले से पढ़ते आए हैं, कई बार ये ग्राफ सेमेस्टर 1 में मैं करा भी चुका हूँ। यहाँ का सब्जेक्ट मैटर ये हाई नहीं, लेंगे फिर भी ग्राफ की पोजीशन ठीक ना हो तो ठीक बात नहीं है। देखिए जी, ऐसे बनाना आपको, उसी पोजीशन बना दिया। ये आपका डिमांड कब है और ये आपका एमआर कब है, एमआर है, और ये डिमांड कब। ये आपका मार्जिनल कॉस्ट कब है, और ये आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, और ये इसकी प्राइस है। अब देखना है कि इस प्राइस पे हम बिजनेस को में सर्वाइव कर सकते नहीं कर सकते। सब डिपेंड करता है कि मैं प्रॉफिट क्या हो रहा है। अगर मान लीजिए आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहीं से क्रॉस करे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहीं से टच करे, क्रॉस करे, इसी प्राइस, जितना प्राइस आपकी वो पूरा पूरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर करने में चला जाता है। और जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो उससे भी ऊपर है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व, सॉरी, वेरी टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, ये एवरेज कॉस्ट, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। राइट सर। तो आपने क्या देखा कि अब आपकी जो प्राइस है वो प्राइस इंटायरली किसको रिकवर करने में चला गया, बताइए। प्राइस इंटायरली किसको रिकवर कर पा रहा है? सिर्फ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को। पर यूनिट प्राइस सिर्फ पर यूनिट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर पा रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? देखिए आप, ये जो हाइट आपको प्राइस की दिख रही है, ये हाइट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पे प्राइस क्या हो गया, प्राइस इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो फिर जो आपका ये गैप है, ये गैप किसका दिखा रहा है? फिक्स कॉस्ट का। ये पूरा पूरा रिकवर नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब आपका लॉस अब किसके बराबर हो गया? लॉस किसके बराबर हो गया? फिक्स कॉस्ट के। अब सोचने का वक्त आ चुका है। इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? शटडाउन पॉइंट। अगर इस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर चला गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ना, तो आपको ज़्यादा नुकसान होने लगेगा, क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट का लॉस तो हम बियर कर सकते हैं, लेकिन उसके आगे का लॉस बियर नहीं कर सकते, क्योंकि फिक्स कॉस्ट लॉस संक कॉस्ट होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है। कितनी बार बोल चुका हूँ, पिछली क्लास में, आगे बढ़ता हूँ। इतनी सी बात थी और कोई बात नहीं थी। ठीक है बच्चे,
क्लियर, राइट। तो एक बात तो ये थी। अब इसके बाद मैं करता हूँ, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका पिछली क्लास का। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, रिवीजन। रिवीजन क्या है, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। रिवीजन आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, टी आर इक्वस टू पी इंटू क्यू। अब इससे मैंने एम आर निकाला, यहीं से रिवाइज कीजिए, हर जगह काम आएगा ये। एम आर निकाला तो पी प्लस क्यू इंटू डेल पी अपॉन डेल क्यू, राइट। अगर प्राइस कांस्टेंट हो तो एम आर इक्वस टू पी हो जाएगा, और ये परफेक्ट कंपटीशन में होता है, राइट सर। अगर मोनोपोली तो ये होगा पी प्लस थीटा सॉरी क्यू इंटू डेल पी अपॉन डेल क्यू। इसको सॉल्व करते चले गए, इसको सॉल्व करते गए, इलास्टिसिटी और डिमांड निकाले, आपके सामने सब कुछ है। तो लास्टली फाइनली डी पी अपॉन डी क्यू आया ये, और इसको इस इक्वेशन में पुट कर दिए, इक्वेशन 1 में। तो फाइनली आपके पास आ गया, फाइनली एम आर इक्वस टू क्या आया, एम आर इक्वस टू पी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ई डी, ये आ गया, राइट सर। अब यहां पे मैंने कुछ बातें बताई थी कि अगर ई डी इक्वस टू 1 है तो एम आर इक्वस टू 0 है। देखते जाइए, अगर ई डी 1 है तो एम आर क्या है, 0 है। ई डी अगर पॉजिटिव है तो एम आर क्या है, वो भी पॉजिटिव है। ई डी अगर लेस देन 1 है तो एम आर नेगेटिव है। देख लिया आपने। एक छोटी सी बात, कोई बता सकता है इस पॉइंट पे ई डी क्या होगा, बता सकता है कोई? इलास्टिसिटी डिमांड इस पॉइंट पे क्या होगा? इनफाइनाइट। एनीवन प्लीज टेल मी, इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी डिमांड क्या होगा? कौन बोल रहे थे अभी? इनफाइनाइट सर। नाम बताइए। अब्दुल मलिक सर। अब्दुल, बिल्कुल। यहाँ पे इन्फिनिटी होगा, इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी डिमांड इन्फिनिटी होगा। और इस पॉइंट की एक खास बात और क्या है, इस पॉइंट की खास बात एक और क्या है, यहाँ पे P इक्वस टू एम आर भी है, दिख रहा है आपको? यहाँ पे P इक्वस टू एम आर है। तो क्या सर अगर इलास्टिसिटी इन्फिनिटी होगा तो P इक्वस टू एम आर होगा? देख लीजिए, पुट करके देखिए, यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कीजिए। अगर प्राइस इंटू 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी रखते हैं तो क्या आता है, ये प्राइस इंटू 1 माइनस 0, तो अल्टीमेटली क्या आता है, प्राइस आता है ना। एक्सक्यूज मी, समझ लो बात को। यहाँ पे एम आर इक्वस टू क्या हो गया, प्राइस हो गया। अगर इलास्टिसिटी इन्फिनिटी है तो एम आर इक्वस टू प्राइस आ गया, एम आर इक्वस टू प्राइस आ गया, राइट सर। अब आप कहोगे सर एम आर इक्वस टू प्राइस तो परफेक्ट कंपटीशन में भी होता था। यस, होता था वहाँ पे, ऑफकोर्स होता था, ऑफकोर्स वहाँ पे होता था, राइट ना। और वहाँ की इलास्टिसिटी भी इन्फिनिटी होती थी, आप याद कीजिए उस बात को। हालांकि मोनोपोली में देखो, परफेक्ट कंपटीशन में तो हर पॉइंट पे प्राइस इक्वस टू इलास्टिसिटी होता है। परफेक्ट कंपटीशन में तो हर पॉइंट पे प्राइस इक्वस टू एम आर होता है, सॉरी, परफेक्ट कंपटीशन के हर पॉइंट पे प्राइस इक्वस टू एम आर होता है और इलास्टिसिटी इन्फिनिटी होती है। लेकिन मोनोपोली में सिर्फ एक ही पॉइंट है और ये पॉइंट ये है, यहाँ पे P इक्वस टू एम आर है और किसी पॉइंट पे नहीं है। और सब पॉइंट पे क्या दिख रहा है आपको, और सब पॉइंट पे क्या दिख रहा है आपको, बताइए प्लीज। क्लियर यहाँ तक, राइट। तो और सब पॉइंट पे क्या, सिर्फ एक पॉइंट पे P इक्वस टू एम आर है, जबकि इलास्टिसिटी इन्फिनिटी है। तो और सब पॉइंट पे क्या दिख रहा है, कोई बता सकता है क्या दिख रहा है? और सब पॉइंट पे, और सब पॉइंट पे एम आर क्या दिख रहा है, लेस देन प्राइस दिख रहा है, दिख रहा है? देखो एम आर लेस देन प्राइस, देखो ना। उसके बाद देखो हर जगह क्या है, प्राइस ऊपर है और एम आर नीचे है। सब पॉइंट पे प्राइस इज मोर देन एम आर। ऐसा कैसे हो सकता है सर, देख लीजिए, आप खुद से देख लीजिए। अगर मैं एम आर के फॉर्मूला को फिर से लिखूं, एम आर इक्वस टू क्या था, प्राइस इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ई डी था, 1 अपॉन ई डी था, राइट। तो एम आर इक्वस टू क्या हो सकता है, प्राइस माइनस प्राइस इंटू 1 अपॉन ई डी। एम आई राइट और रॉन्ग, टेल मी प्लीज, बोलिए। तो आप खुद देखो, यहाँ एम आर जो है ना, एम आर तब आएगा जब प्राइस में से कुछ आप माइनस करोगे। मानते नहीं मानते बच्चे? तो खुद बताओ कौन ज़्यादा बड़ा होगा फिर। अगर प्राइस में से समथिंग माइनस करने के बाद एम आर आता है तो इसका मतलब प्राइस इक्वस टू क्या हो रहा है, एम आर प्लस पी इंटू 1 अपॉन ई डी हो रहा है। तो इससे साफ पता चलता है, साफ पता चलता है कि एम आर इज़ वॉट, लेस देन प्राइस। उसके अलावा हर पॉइंट पे एम आर प्राइस से कम है, राइट। तो क्या बताया मैंने, पिछले क्लास को थोड़ा सा और एक्सटेंड किया और फाइनली मैंने आपको ये बताया। पिछले क्लास से एक्सटेंशन पे हम चले गए थोड़ा सा, और मैं एक बार फिर से फाइनली लिख देता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद बढ़ूंगा आगे। क्या था ये, आपका डिमांड कब है,
ये आपका MR कर्व है, ये डिमांड कर्व है। और साथ साथ आपने क्या देखा कि व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनिटी देन प्राइस इक्वल्स टू MR, अदरवाइज और सब पॉइंट पे क्या है, प्राइस इज मोर देन MR इन केस ऑफ व्हाट, मोनोपोली के केस में, इन केस ऑफ मोनोपोली। पॉइंट बनाकर लिखते जाइए। अगर आप सेमेस्टर 1 में होते तो इसको और भी बढ़िया से थ्योरी बनाकर लिखाते आपको, लेकिन जरूरत नहीं है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनिटी देन प्राइस इक्वल्स टू MR, अदरवाइज प्राइस इज ऑलवेज मोर देन MR इन केस ऑफ मोनोपोली। राइट सर। तो पिछले क्लास की बात तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है और आज की क्लास का टॉपिक था हमारा क्या था, डेड वेट लॉस। जो आप स्लोप के बारे में पूछ रही है ना, मैं स्लोप के बारे में समझा दूंगा। मैं एक सवाल का इंतजार कर रहा हूँ, मेरे पास आएगा तो मुझे अलग से नहीं बताना पड़ेगा, और सवाल में ही सॉल्व हो जाएगा। डेड वेट लॉस याद रहेगा, मुझे सब कुछ याद रहेगा जो आप पूछ रही है। राइट सर, टॉपिक लिखिए डेड वेट लॉस। राइट, चलिए जी, डेड वेट लॉस को भी आपके सामने रखेंगे। एक सवाल के साथ रखते तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्यों? सवाल के साथ रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन उससे पहले, डेड वेट लॉस से पहले भी एक छोटा सा टॉपिक है, और वो टॉपिक भी समझना जरूरी है। एग्जामिनेशन में सेमेस्टर 1 में तो खासकर पूछा जाता था, सेमेस्टर 2 में थ्योरेटिकली उतना पूछा नहीं आता, लेकिन कभी कभार चांस की बात है सेमेस्टर 3 में भी आ जाए। राइट, टॉपिक है आपका एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व। एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व, तो ये टॉपिक को थोड़ा पीछे रख दीजिए, अभी थोड़ा थ्योरेटिकल है, बताऊंगा इसके बारे में। यूनिक रिलेशनशिप सप्लाई एंड डिमांड में नहीं होता है, ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, ज़्यादातर बच्चे इनको सेमेस्टर 1 में पढ़े होते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा। लेकिन आज का टॉपिक मैं रखता हूँ डेड वेट लॉस। आइए देखिए क्या होता है ये चीज़। राइट सर, एक बात, छोटी सी बात पूछता हूँ आपसे, देखिए ये चीज़। परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कब मैं ऐसे बना रहा हूँ, अगर मान लीजिए ये डिमांड कब है, परफेक्ट कंपटीशन डिमांड कब है, मान गए बच्चे? राइट, और उसमें मैं ये सप्लाई कब बनाता हूँ, सप्लाई कर्व। ये डी डिमांड है, ये सप्लाई है। अब आप में से कोई पूछ सकते हैं सर कि परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कब तो ऑलवेज इस तरह से होता है। ध्यान दीजिएगा बच्चे, डिमांड कब तो ऐसा होता है जिसको प्राइस इक्वल्स टू क्या मानते हैं हम लोग, AR मानते हैं या MR मानते हैं। लेकिन ये होता है फर्म के केस में। अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो इंडस्ट्री में डिमांड कब ऐसा ही होता है। इंडस्ट्री एंड फर्म में क्या रिलेशन आप जानते हैं? फर्म में एक फर्म की बात हो रही है, इंडस्ट्री में सारे फर्म के डिमांड कर्व को एडअप कर दिया हमने। राइट सर, फर्म के केस में जो सप्लाई कर्व होता है, आपको पता है सप्लाई कर्व होता है क्या, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया, उससे पहले सेमेस्टर 1 में भी पढ़ा रखा है। सप्लाई कर्व क्या होता है? सप्लाई कर्व होता है मार्जिनल कॉस्ट कर्व अबव व्हाट, above the demand, average variable cost, marginal cost curve above the average variable cost, marginal cost curve above the average variable cost। अरे बाबा, अभी आपको अच्छा मौका मुझे मिला था, मैंने आज की क्लास में सिखाया आपको ये चीज़। देखो, ये आज जो मैंने करेक्ट किया था, देखो ये पॉइंट क्या था, शटडाउन पॉइंट था ना, ये पॉइंट था ना शटडाउन पॉइंट, ये वाला पॉइंट। अगर परफेक्ट कंपटीशन के केस में बात करो तो परफेक्ट कंपटीशन के केस में अगर बात करो तो यही पॉइंट दो ऐसे ड्रॉ होगा। ये आपका है प्राइस इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू MR, प्राइस इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू MR। अगर मान लो मैं यहाँ पे ऐसा करूँ, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को यहीं से ड्रॉ कर दूँ, AVC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। क्या इससे यहाँ पे देखो, अब गौर सुनो, क्या आप इसके नीचे अगर प्राइस चली गई, सपोज करो प्राइस यहाँ आ गया, तो क्या आप सरवाइव कर पाएंगे? प्लीज़ टेल मी जल्दी से। अगर प्राइस इसके नीचे आ गया तो क्या सरवाइव कर पाएंगे? कम ऑन प्लीज़ टेल। क्योंकि ये जो प्राइस है, ये प्राइस आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर करने के लिए एनफ है।
लेकिन प्राइस अगर इससे नीचे चला गया तो आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है शट डाउन पॉइंट। ये सब बातें हैं फर्स्ट सेमेस्टर की, लेकिन मुझे लगता है बच्चे भूल जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये पॉइंट आपका शट डाउन पॉइंट, राइट जी। तो इसका मतलब है कि प्राइस अगर इससे ऊपर गया तो ठीक है ऑपरेट करेंगे, इसके ऊपर गया तो ऑपरेट करेंगे। इसका मतलब ये पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ये पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा हमारा ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होता जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट वहीं पे होगा जहाँ एम आर इक्वस टू एम सी है। तो आपने क्या देखा कि ये सारे आपके सर्कल जितना बनाना हो सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इसका मतलब हमारी सप्लाई स्टार्ट हो गई, लेकिन अगर ये नीचे गया तो फिर ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। तो आपने क्या देखा कि जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर हमारी प्राइस रहती है, तो जितना प्राइस ऊपर जाती आती है हम सप्लाई करते हैं। इसका मतलब ये जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, यही कॉस्ट कर्व क्या है, आपका सप्लाई कर्व है। इसलिए कभी भी फर्म के केस में हम सप्लाई कर्व ड्रॉ करते हैं तो ऐसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ डॉटेड लाइन रखते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, यहाँ डॉटेड लाइन दिखाता है कि ये सप्लाई कर्व का पार्ट नहीं है। फर्म के केस में मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी सप्लाई कर्व होता है। ये बात बताना मुझे बहुत जरूरी था। मैं ये कह के कि ये चीज़ आपने पहले पढ़ रखा होगा कह के मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, क्योंकि बच्चे परेशान करेंगे, फिर बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। इसलिए मुझे कुछ बातें पिछले सेमेस्टर के टच करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे किसी को कुछ पूछना तो पूछ लीजिए। मार्जिनल कॉस्ट कर्व अबव द वेरिएबल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज व्हाट सप्लाई कर्व ऑफ द फॉर्म इन द परफेक्ट कंपटीशन। मानते हैं बच्चे? मानते हैं सर, राइट। लेकिन अगर सारे मार्जिनल कॉस्ट कर्व को हम एडअप कर दें तो इंडस्ट्री के केस में वो यहीं से ले सकते हैं आप, बिल्कुल टच कर जाएगा, सबको प्लस कर देंगे। तो इस तरह से भी दिखा सकते हैं सिंप्लिसिटी में, और चाहे तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, आपकी मर्जी पे है। तो इसलिए मैं कभी भी अगर डायग्राम सप्लाई कर्व का इसको टच करते हुए दिखा दूँ तो आप ये मत पूछना ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि ये इंडस्ट्री का केस है। फर्म के केस में ऐसा नहीं कर सकते, इंडस्ट्री में कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री में क्या हुआ, सारे फर्म का एक साथ सप्लाई है और सारे फर्म का एक साथ डिमांड है। तो मैंने फर्म के बारे में बता दिया, मैंने इंडस्ट्री के बारे में बता दिया। अब देखो क्या कहानी है, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट पे आपको प्राइस डिसाइड हो रहा है, इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड कर रही है। और एक्चुअली क्या होता है कि यही प्राइस फर्म को क्या करना होता है, पिकअप करना होता है। इसलिए जो फर्म होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं। क्या होते हैं? प्राइस टेकर। किसकी बात कर रहा हूं मैं? परफेक्ट कंपटीशन में फर्म होते हैं प्राइस टेकर। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म होते हैं प्राइस टेकर, क्योंकि जो इंडस्ट्री फर्म को प्राइस लेकर देता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट देता है, वही प्राइस उसको लेना पड़ता है, उसी प्राइस पे सामान बेचना पड़ता है। राइट सर। तो इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड करती है। राइट सर। अब यहाँ देखिए, तो अब आप कभी भी मुझसे ये मत पूछना कि सर आपने डिमांड कभी यहाँ डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों बनाया इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन तो है लेकिन हाई है इंडस्ट्री, और ये परफेक्ट कंपटीशन है लेकिन हाई है फर्म। तो यहाँ फर्म में डिमांड कब ऐसे बनेगा और इंडस्ट्री में डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। बिल्कुल फैंटास्टिक, आगे बढ़ता हूँ मैं अब। लेकिन मैंने ये सब बातें अभी बताई क्यों आपको? इसलिए बताई क्योंकि एक बात देखो, ये प्राइस हो गया और प्राइस के एवव जो ये एरिया, ये पूरा ट्रायंगल का जो एरिया है, कोई बता सकता है ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? प्राइस के अबव एंड डिमांड कर्व के बिलो, ये एरिया क्या कहलाता है? एनीवन कम ऑन प्लीज, जल्दी से। कंज्यूमर सरप्लस। कौन बोल रहे, नाम ही बताइए। सर अनुष्का। कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस। अनन्या कौन बोल, अनन्या बोल रही थी? सर अनुष्का। अनुष्का, दिस इज कंज्यूमर सरप्लस। बिल्कुल सही बात। आपने पढ़ रखा कि नहीं पढ़ रखा, जल्दी बताइए। कंज्यूमर सरप्लस। अब यहाँ पे एक बात मैं बताते चलता हूँ कि इसको कंज्यूमर सरप्लस क्यों बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप इस यूनिट का इतना, देखो इस यूनिट को खरीदना चाहते हैं, देखो ये यूनिट, ये मान लो Q1 है, Q1 खरीदना चाहते हैं और उसके लिए आप ये प्राइस देना चाहते हैं P1। Q1 इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि P1 प्राइस भी देने को आप तैयार हैं, लेकिन आप एक्चुअली क्या प्राइस पे कर रहे हैं बताइए? सॉरी, क्या प्राइस पे कर रहे हैं? एक्चुअली आप क्या पे कर रहे हैं? P पे कर रहे हैं। P। इसका मतलब आपको जो आपके लिए इतना अजीज था, इतना इंपॉर्टेंट था, इतना मतलब इंपॉर्टेंट था कि आप उसके लिए P1 पे कर रहे थे, लेकिन आपने P पे कर दिया। तो इसका मतलब ये जो लाइन मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये क्या हुआ आपके लिए? आपके लिए सरप्लस हुआ कि नहीं हुआ? सरप्लस हुआ कि नहीं हुआ? जैसे मान लीजिए मैं आपको बहुत अच्छा माइक्रो पढ़ाता हूँ,
आप मेरे को 25,000 भी पे करने को तैयार थे, लेकिन मैंने आपको 16,500 में पढ़ा दिया, तो आपके लिए कंज्यूमर सरप्लस हुआ कि नहीं हुआ? यस या नो? ऑफ कोर्स कंज्यूमर सरप्लस हुआ। कम में, क्योंकि मैं सबसे अलग अलग प्राइस तो ले नहीं पाऊंगा, एक ही प्राइस रखूंगा। लेकिन अगर मैं चालाकी करूं तो सबसे अलग अलग प्राइस भी ले सकता हूं, और अगर मैं सबसे अलग अलग प्राइस लूं तो फिर ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहलाएगा। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अगर सही ढंग से किया जाए तो ठीक है, और गलत ढंग से किया है तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन चीटिंग हो जाता है, चीटिंग भी कहला सकता है। बात समझ गए? गलत तरीके से आप प्राइस चार्ज करेंगे तो गलत भी हो सकता है, और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि बातें छुपती नहीं है। तो आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इस तरह से करो कि एक कस्टमर और दूसरा कस्टमर आपस में एक्सचेंज ही ना कर पाए इन बातों को, और कर भी पाए तो इतना डिस्टेंस पे हो कि गुड्स का भी एक्सचेंज यहाँ वहां से ना कर पाए। बात समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप देखते हो कि एक ही कार होता है, उसकी प्राइस इंडिया में कुछ और होती है और फॉरेन में कुछ और होती है। सुना होगा आपने, ऐसा सुना नहीं सुना है? तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एकदम पॉसिबल है और होता भी है, सीधे तान को मतलब खुल के होता है, छुपा के नहीं होता है। लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं कि डिफरेंट मार्केट की इलास्टिसिटीज होनी चाहिए, डिफरेंट मार्केट की डिफरेंट डिमांड होनी चाहिए। एक ही मार्केट है, एक ही डिमांड है, एक ही इलास्टिसिटी है, वहां पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो तो चलेगा नहीं, ठीक बात नहीं है। राइट जी। तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वर्ड मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि आने वाले टॉपिक पे डेडवेट लॉस के बाद मैं वही स्टार्ट करने वाला हूँ, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और काफ़ी लंबा टॉपिक है, लगभग 2-3 क्लासेज जा सकता है, उसमें ढेर सारे न्यूमेरिकल भी करने पड़ सकते हैं। राइट जी। तो हर चीज़ एक दूसरे से लिंक होता है, इसलिए मुझे सब बातें आपको एक दूसरे को जोड़कर बताना पड़ता है। आपने क्या देखा कि आप ओपी प्राइस देने को तैयार थे, वो रख लो यहाँ पे, लेकिन आपने OP1 प्राइस देने को तैयार थे, लेकिन आपको OP पे मिल गया। तो जितना डिफरेंस था आपका कंज्यूमर सरप्लस। देखो यहाँ देखो, ये कंज्यूमर सरप्लस, यहाँ देखो तो कंज्यूमर सरप्लस यहाँ पे आके 0 हो गया, कंज्यूमर सरप्लस यहाँ पे आके 0 हो गया। फैंटास्टिक, मजा आ गया। अब मैं पेन कर देता हूँ ग्रीन, और ग्रीन पेन से आपको मैं सिखाता हूँ प्रोड्यूसर सरप्लस। देखिए गौर से, एक बात बताइए, जो सामान की प्राइस प्रोड्यूसर ये चार्ज कर रहा है, प्रोड्यूसर उसकी कीमत प्रोड्यूसर के लिए इतनी है, देखो है कि नहीं? देखो प्रोड्यूसर चाहे तो उससे कम पे भी आपको बेच सकता था वो, लेकिन उसने बेचा आपको एक्चुअली इतने पे, तो ये क्या है? प्रोड्यूसर सरप्लस। ये क्या है? प्रोड्यूसर सरप्लस। तो ये वाला एरिया क्या कहलाता है? प्रोड्यूसर सरप्लस। राइट ना? प्रोड्यूसर सरप्लस कहलाता है। मान गए जी? ठीक है। लेकिन एक छोटी सी बात और बताता हूं आपको, ये सिंपल बात तो समझ गए, लेकिन अभी मैं आपको मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन में अलग से कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस भी ड्रॉ करूंगा। मान के बात यहाँ तक क्लियर है? राइट सर। एक सिंपल तरीके से आप लिख लीजिए, ये कंज्यूमर सरप्लस हो गया, ये प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया। प्रोड्यूसर सरप्लस एंड कंज्यूमर सरप्लस को मैंने आपके सामने एक छोटे से डायग्राम से इंट्रोड्यूस कर दिया। राइट। आइए थोड़ा इसके बारे में और डिटेल समझते हैं। डिटेल समझते हैं, क्या समझते हैं? देखिए यहाँ पे डिटेल क्या समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए परफेक्ट कॉम्पिटिशन। समझने के लिए लिखिए सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन, और उसमें लिखिए मार्जिनल कॉस्ट क्या है? कांस्टेंट। इसके अंदर पहला टॉपिक लिखिए, परफेक्ट कंपटीशन है और मार्जिनल कॉस्ट क्या है? कांस्टेंट। परफेक्ट कंपटीशन है, मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट। इस पॉइंट पे किसी भी कंक्लूजन पे मत पहुंचना आप। यहाँ पे सिर्फ कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस का एक सिंपल सा डायग्राम आपके सामने रख दिया है। यहाँ पे किसी कंक्लूजन पे मत पहुंचना। अब कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? परफेक्ट कंपटीशन एंड मार्जिनल कॉस्ट को क्या मान लिया मैंने? कांस्टेंट। राइट सर, मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट। अब आप बताइएगा जल्दी से। परफेक्ट कंपटीशन का केस कर रहा हूं मैं, इंडस्ट्री का केस ले रहा हूं, तो डिमांड कब? तो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। राइट सर। मार्जिनल कॉस्ट कर भी सप्लाई कर्व होता है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे कांस्टेंट, तो मार्जिनल कॉस्ट ये होगा, मार्जिनल कॉस्ट ये होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? एनीवन प्लीज टेल मी। ये आपका डिमांड कब है? इंडस्ट्री ऑफ द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। और ये क्या आपका? मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट है इसलिए मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। राइट सर। अब एमसी कांस्टेंट क्यों है? मैंने एमसी कांस्टेंट का केस लिया, आगे चल के एमसी मैंने कांस्टेंट नहीं भी लेना है, चेंज भी करूंगा, चिंता मत करो। ये केस 1 लिया मैंने, मैं एमसी कांस्टेंट हमेशा लूंगा ऐसा जरूरी नहीं है। यहां पे मैंने एमसी कांस्टेंट लिया है। एमसी कांस्टेंट हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं हो सकता है। क्लियर? आगे बढ़ो। अब आप मुझे बताइए कि एमसी कर्व को ही हम क्या बोलते हैं? सप्लाई कर्व बोलते हैं। राइट। अब आप मुझे बताइए कि ये जहां पे एमसी और डिमांड कर्व कट करेगा, ये पॉइंट क्या है? P इक्वल टू एमसी है। याद रखना, याद रखना, परफेक्ट कंपटीशन में जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वो कहां होता है? कोई बोल सकता है?
जहां पे एम आर इक्वस टू एम सी इक्वस टू पी होता है, क्योंकि यहां पे पी इक्वस टू एम आर होता है, याद रखिएगा। परफेक्ट कंपटीशन में मतलब सीधी सी बात है, इक्विलिब्रियम पॉइंट वहां होता है जहां पी इक्वस टू एम सी होता है। परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम पॉइंट वहां होता है जहां पी इक्वस टू एम सी होता है। देखिएगा, परफेक्ट कंपटीशन में ऑप्टिमल पॉइंट वहां होता है जहां पी इक्वस टू एम सी होता है। तो इसका मतलब ये आपका ऑप्टिमल पॉइंट है, राइट। ये आपकी प्राइस हो गई। फिर अब आप मुझे बताइए कि प्राइस से ऊपर, प्राइस लाइन, ये लाइन से ऊपर और डिमांड कर्व से नीचे जितना भी आपका एरिया, ये एरिया क्या कहलाएगा? कमान प्लीज टेल, बताइए क्या होगा ये, प्लीज टेल मी क्या होगा ये एरिया, बोल सकते हो क्या होगा? ये कंज्यूमर सरप्लस होगा। कोई बता सकता है कि यहाँ पे प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा? बता सकता है कोई? ये इसकी क्वांटिटी है। गलती से भी ये मत कह देना कि सर ये प्रोड्यूसर सरप्लस है, ऐसा मत कहना, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे प्रोड्यूसर सरप्लस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रोड्यूसर सरप्लस होता क्या है? मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस के बीच गैप। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है? प्रोड्यूसर सरप्लस होता है मार्जिनल कॉस्ट मतलब प्राइस माइनस एमसी, ये होता है प्रोड्यूसर सरप्लस, प्राइस माइनस एमसी। तो यहाँ पे प्राइस माइनस एमसी है क्या, बता सकते हो कोई? यहाँ पे प्राइस माइनस एमसी क्या है? कम ऑन जल्दी से। जीरो। जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि पी इक्वस टू यहाँ पे एमसी है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। तो जब प्राइस माइनस एमसी जीरो है तो प्रोड्यूसर सरप्लस यहाँ पे जीरो है। तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है? जीरो होता है। कहीं लिख सकते हैं इस बात को? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा? जीरो होगा। नोट बना के लिखते जाइए, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा? जीरो होगा। अगर मैं टोटल सरप्लस लिखूं, आपके सब पूछूं टोटल सरप्लस क्या, तो क्या बताओगे? टोटल सरप्लस इक्वल टू कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस तो है ही है, प्रोड्यूसर सरप्लस जीरो है, इसका मतलब टोटल सरप्लस क्या होगा? जितनी कंज्यूमर सरप्लस होगी वही टोटल सरप्लस होगी। राइट और रॉन्ग? राइट, राइट, ऑफ कोर्स राइट, कोई रॉन्ग नहीं कह सकता, ऑफ कोर्स राइट। तो ये आपका कंज्यूमर सरप्लस। सर इसमें आपने सप्लाई कर्व क्यों नहीं बनाया, जैसे आपने डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनाया? तो देखो, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी सप्लाई कर्व है, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी सप्लाई कर्व है। एक्सक्यूज मी, मैंने कैसे नहीं बनाया? देखो ये सप्लाई कर्व है। इतना देर से क्या सिखाया? मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी सप्लाई कर्व होता है, बनाया कि नहीं बनाया? देखो, और मैंने केस क्या लिया? जब मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या हो? कांस्टेंट, मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट, वो केस लिया हुआ है। लेकिन चिंता मत करना, मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट नहीं भी होगा, वो भी केस मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? कर लिया यहाँ तक? जल्दी बताइए, आगे बढ़े क्या? लिख लो, पहले पहले यहाँ तक सोच लो, समझ लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। अगर मैं ऐसा करता हूँ कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व को मैं कांस्टेंट नहीं मानता हूँ बल्कि अपवर्ड स्लोपिंग मानता हूँ, तो उस केस में क्या होगा? आइए डायग्राम ड्रॉ करते बढ़िया से। ये एकदम फाइनल चीज़ है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सारा कंक्लूजन सॉल्व होगा, सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ये आपका डिमांड कर्व है, राइट, और ये आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, और यही क्या होता है? आपका सप्लाई कर्व मार्केट का। ये आपका, आप एक बात जान लो, ध्यान सुनना, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऑप्टिमल पॉइंट कहाँ पे होता है? कहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट होती है? जहाँ पे P इक्वस टू MC होता है, हमेशा याद रखिएगा। इसका मतलब है कि ये पॉइंट को अगर देखें तो हमारी प्राइस क्या हो गई? ये हो गई, राइट सर। अब आपने खुद बताना मुझे कि इस केस में ये आपका क्या दिख रहा है? जल्दी बताइए, ये क्या दिख रहा है आपका? कंज्यूमर सरप्लस, ऊपर वाला पॉइंट, और नीचे क्या दिख रहा है आपको? प्रोड्यूसर सरप्लस दिख रहा है ना, राइट। लेकिन मैं अभी ऐसा नहीं करूंगा, यहाँ पे ड्रॉ करके इसको खराब नहीं करूंगा, मुझे बहुत बातें करनी है, ध्यान सुनना। एक बार बताइए, ये जो डिमांड कर्व है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का, कितने फर्म का डिमांड कर्व है ये? कितने फर्म हो सकते हैं? बहुत सारे, मुझे क्या पता कितने हो सकते हैं? इन्फिनाइट हो सकते हैं, राइट और रॉन्ग? अगर मान लो सारे इन्फिनाइट फर्म्स को एक फर्म टेक ओवर कर ले तो क्या बन जाए? किसका डिमांड कर्व हो जाएगा ये? कम ऑन प्लीज टेल मी। सारे मोनोपोली का हो जाएगा। सारे फर्म के, सारे कॉम्पिटिटिव फर्म के डिमांड को, सॉरी मार्केट को कैप्चर करके एक फर्म का डिमांड हो जाए
तो फिर डिमांड में कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बस अंतर ये हो जाएगा कि जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का डिमांड कब था वो डिमांड कब किसका हो जाएगा, कम ऑन प्लीज, मोनोपोली का डिमांड कब तो वही होगी, बस मोनोपोली का हो जाएगा, राइट। यस सर, लेकिन एक और अंतर आएगा, जब ये मोनोपोली का डिमांड कब होगा तो इस केस में फिर एमआर कर्व भी होगा। इस केस में एमआर कर्व होगा। याद रखना ये जो एमआर कर्व मैंने ड्रॉ किया है ये किस फर्म के लिए, सॉरी किस मार्केट के लिए, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट या मोनोपोली, कम ऑन प्लीज टेल मी। मोनोपोली। मोनोपोली के लिए, राइट, मोनोपोली के लिए ड्रॉ किया है। मैं फिर से बोलता हूं, मैं कहता हूं कि अगर मान लो मार्केट में n नंबर्स ऑफ फॉर्म्स है तो वो सारे फॉर्म्स का टोटल डिमांड कब, ये डिमांड कब है, लेकिन सारे n नंबर ऑफ फॉर्म्स के डिमांड को एक पूरे फॉर्म को एक कंपनी या एक कोई कंपनी परचेज कर ले, टेक ओवर कर ले तो मोनोपोली हो जाता है, तो भी डिमांड कब तो यही रहेगा। बस फर्क क्या होगा कि n नंबर ऑफ फॉर्म्स की डिमांड है तो ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का डिमांड कब है, लेकिन अगर उसको टेक ओवर कर लिया गया तो ये मोनोपोली का डिमांड कर्व हो गया। जैसे ही मोनोपोली का डिमांड कर्व हुआ यहाँ पे एमआर कर्व भी आएगा, और जब एमआर कर्व आएगा तो मुझे अब आप बताइए गौर से कि एमआर कर्व आएगा तो आपका ऑप्टिमल पॉइंट कहाँ पे होगा, कम ऑन प्लीज टेल मी, कहाँ पे होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट, एमआर इक्वल्स टू एमसी। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपसे सब पूछ रहा हूँ, आप मुझे जवाब दे रहे हैं, ये होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट सर। तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का जो ये जो क्वांटिटी, इस क्वांटिटी का नाम अगर मैं प्यार से QPC रख दूँ तो सही रखूंगा, राइट। और इसका नाम आपको मैं छोड़ देता हूं प्यार से रखने के लिए, बताओ आप क्या रखना चाहोगे, इसका नाम आप क्या रखना चाहोगे। कुछ नहीं, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बस एक ही डायग्राम में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड मोनोपोली दोनों को देख रहे हैं हम लोग, यही बात है। अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि इसका नाम आपसे मैंने पूछा था प्यार से, बताओ क्या रखना चाहते हो, बोलो। क्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ, बताओ इसके बाद क्या रखना चाहते हो आप, बोलो। क्यू कौन सी क्वांटिटी है, बोलो ना, कोई भी जल्दी बोलो। RT, राइट वे। राइट वे क्यों लिखोगे, क्यू बताओ ना, क्यू जल्दी बताओ, क्यू देखो मैं, हाँ QMP लिखा, एम लिख दो, सिंपल एम, मतलब एम स्टैंड फॉर मोनोपोली। ये क्वांटिटी ऑफ द मोनोपोली मार्केट है और ये क्वांटिटी ऑफ द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, राइट सर। अब आप देखो इस केस में प्राइस कहाँ चला गया आपका, देखो यहाँ आ गया प्राइस। अब प्राइस में भी कुछ नाम बदल सकते हो, इसके पीछे क्या नाम रख दो बताओ, यहाँ रख देता हूँ PC और यहाँ क्या रख देता हूँ PM, प्राइस ऑफ द कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड प्राइस ऑफ द मोनोपोली मार्केट। एम आई राइट बच्चे, जल्दी कम ऑन प्लीज टेल मी, जल्दी से। ये डायग्राम समझ गए तो डेड वेट लॉस समझ गए, ग्राफिकली समझ गए, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल करने हैं, आगे बढ़े। यस सर, यस सर, यस सर। मैसेज से ज़्यादा अच्छा है कि आप मुझे माइक ऑन करके बोलो, मैसेज रिकॉर्ड में जाता है, फिर मैसेज बार बार मैं पलटता हूँ तो। चलिए जी, राइट सर, ठीक है सर। अब एक काम करते हैं, यहाँ देखते हैं कि भाई परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट से अगर मोनोपोली मार्केट में शिफ्ट कर गए तो कंज्यूमर सरप्लस का क्या हुआ, ये बताइए। बीइंग अ कंज्यूमर आपके लिए क्या है, आपके लिए कंज्यूमर सरप्लस अच्छी बात है कि बुरी बात है, ये बताइए। अच्छी बात है। ये अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है, कितना सस्ता सस्ता सामान मिलता है, हमारे को फ़ायदा होता है कुछ। लेकिन आपके लिए जो अच्छी बात है ना, उस पर किसकी बुरी नज़र, ये बताइए। जो आपके लिए अच्छी बात है उस प्रोड्यूसर्स की बुरी नज़र है, वो हमेशा ताक झांक में रहता है कि यार मार्जिन कहाँ पे ज़्यादा है, पेइंग कैपेसिटी कहाँ पे ज़्यादा है। सुना होगा आपने हमेशा, कहाँ पे बंदा आता है और सीधे पैसा देता, कुछ पूछता ही नहीं, बार्गेनिंग नहीं करता, इतनी अच्छी पेइंग कैपेसिटी है। सुना होगा आपने। मैं यहाँ क्यों मार्केट में काम करूँ, यहाँ तो किच किच बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ तो 100 रुपये के सामान में 10 बार बार्गेनिंग होती है, वहाँ जाओ 1000 को नहीं को पूछता कोई, फटाफट खरीद लेता है। पेइंग कैपेसिटी, परचेजिंग पावर, बार्गेनिंग करने की कम से कम, सॉरी मतलब कितना ज़्यादा आप पैसा देने को तैयार हैं। तो इस कंज्यूमर सरप्लस पे नज़र है किसकी, प्रोड्यूसर्स की। प्रोड्यूसर क्या चाहता है, प्रोड्यूसर चाहता है कि आपसे ये कंज्यूमर सरप्लस क्या कर लिया जाए, चुरा लिया जाए, सही तरीके से ले लिया जाए। जो जितना पैसा देने की क्षमता रखता है उससे उतना ले लिया जाए, जिसके पॉकेट से जितना निकाला जा सकता है उससे उतना निकाल लिया जाए। मान गए बच्चे, जिससे जितना निकाल सकते। हालांकि वो जिससे जितना निकाल सकते निकाल लिया जाए, ये तभी पॉसिबल है जब हर कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करो। और मोनोपोली फर्म चार्ज करती भी है, और उसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। उसमें फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री
तीन तरह के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, वो बात तो बाद में होगी, लेकिन आप समझ गए कंज्यूमर सरप्लस की पूरी लड़ाई है, पूरे मार्केट में लड़ाई किसकी है, कंज्यूमर सरप्लस की। कोई भी कॉम्पिटिटिव फर्म्स को मोनोपोली में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है या मोनोपोलाइज करने की कोशिश करता है, उसके पीछे का मकसद यही है कंज्यूमर सरप्लस खा जाओ, सीधी सी बात, पहले मोनोपोलाइज करो, कंज्यूमर सरप्लस खा जाओ। क्यों जी बच्चे, मान गए यहाँ तक ना? यस यस सर मान गए। तो पहले मैं देखता हूँ कि पहले बताइए कि जब ये मोनोपोली मार्केट था उस केस में कंज्यूमर सरप्लस आपको क्या क्या दिख रहे थे। देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, ये है आपका, इसको लिखते जाइए आई, ये है जे, और ये आपका एफ, ये आपका जी, ये है आपका एच, राइट, और ये फिर बी, ये सी, और ये फिर डी, राइट सर। आइए अब यहाँ लिखते हैं, हिसाब किताब सारा लिखते हैं। क्या हिसाब किताब लिखते हैं? यहाँ लिखता हूँ मैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। आलोक तो कोई क्लास में है नहीं, तो आइए जी क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, और दूसरा यहाँ मोनोपोली, और यहाँ नीचे लिखते हैं कंज्यूमर सरप्लस। बताइए पहले वाले केस में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव में कंज्यूमर सरप्लस क्या दिख रहा था आपको? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव प्राइस जो था उससे ऊपर, देखो इससे ऊपर क्या दिख रहा है? IJFH। हाँ मैं यहाँ पे एक दूसरे लाइन से इसको हाईलाइट करता हूँ, इससे ऊपर की बात कर रहा हूँ, राइट, IJFGH, ठीक है ना? तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, लिखिए मेरे साथ साथ आप लोग भी, क्या लिखेंगे? F प्लस G प्लस H प्लस I प्लस J था। अगर मोनोपोली हो गया तो फिर कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया? F plus G plus I plus J. IJ I प्लस J, ओनली I I प्लस J। plus J। हाँ देखो ना, ये सिर्फ इसके ऊपर I प्लस J, डिमांड कर्व से नीचे और प्राइस से ऊपर सिर्फ I प्लस J। पक्की बात समझ गए? जल्दी से, सिर्फ I प्लस J, सिर्फ I प्लस J। क्लियर यहाँ तक बच्चे? क्लियर है? अगर ना तुम्हारा फायदा हुआ ना मेरा फायदा हुआ तो ओवरऑल इकोनॉमी का क्या हुआ? नुकसान हुआ। इकोनॉमी में प्रोडक्शन कम हो गई, सेल्स कम हुई, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, सब पे फर्क पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट कोशिश करती है कि किसी भी सेक्टर में मोनोपोली ज़्यादा ना हो, मोनोपोलाइज ना हो जाए। गवर्नमेंट वहाँ पे रेगुलेट करने की कोशिश करती है ताकि डिमांड ना कम हो जाए, प्रोडक्शन ना कम हो जाए। जीडीपी का सारा काम ही तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है, राइट जी। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि इस टोटल सरप्लस में एक्चुअली डिफरेंस है किस चीज़ का। देखिए डिफरेंस ऑफ टोटल सरप्लस, टोटल सरप्लस इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड मोनोपोली। अगर मैं इन दोनों को क्या करूं, डिफरेंस निकालूं, तो क्या होगा बता सकते हो? क्या होगा? मैं यहीं पे डायरेक्टली कर देता हूं, बताओ क्या होगा? जो दोनों जगह होगा वो कट जाएगा ना, राइट और रॉन्ग? अलग से लिखने की क्या फ़ायदा है? अगर मैं इसमें से, अगर इसमें से इसको मैं माइनस करता हूं तो अल्टीमेटली क्या होगा बताओ? आई कैंसिल होगा, जे कैंसिल होगा, बी कैंसिल होगा, सी कैंसिल होगा, एफ भी कैंसिल होगा, और ये जी है ना, हाँ जी भी कैंसिल होगा। तो अल्टीमेटली क्या बचेगा? देखो अल्टीमेटली क्या बचा? H प्लस डी बचा। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ये सरप्लस HD किसका था बताओ? HD परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, देख लीजिए ध्यान से, H किसका पार्ट था? जे कट गया। हाँ जे कट गया। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में H था कंज्यूमर सरप्लस और D था प्रोड्यूसर सरप्लस, था ना? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में H था कंज्यूमर सरप्लस और D था प्रोड्यूसर सरप्लस। लेकिन जब वो मोनोपोली में शिफ्ट कर गया तो ये H और D अब किसी का सरप्लस नहीं है। देखो ना कंज्यूमर का फायदा हुआ ना प्रोड्यूसर का फायदा हुआ। मान गए जी? जल्दी बताइए। तो इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं डेड वेट लॉस। याद रखिएगा, डेड वेट लॉस। ग्राफिकली तो मैंने आपको ये समझा दिया, लेकिन एग्जामिनेशन में कभी ग्राफ नहीं पूछेगा आपसे कि ग्राफ बताओ। लेकिन देखो इसको और थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं। देखो क्या हुआ,
अगर परफेक्ट कंपटीशन से हम मोनोपोली में गए, देखो कंज्यूमर लॉस में कितनी कमी आ गई। कंज्यूमर लॉस कहाँ पे F प्लस जी प्लस एच प्लस आई प्लस जे था और वो सिर्फ आई प्लस जे बच गया। तो मोनोपोली फर्म किस बात में सक्सेसफुल हो गया, बताओ किस बात में सक्सेसफुल हुआ? वो इस बात में सक्सेसफुल हुआ कि कंज्यूमर के सरप्लस को रिड्यूस करके बहुत सारा सरप्लस को अपने में क्या किया, मिला लिया, उसका फ़ायदा पहुंचा लिया। अब देखो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूसर सरप्लस कितना दिख रहा था, बी प्लस सी प्लस डी, और यहाँ पे क्या हो गया, बी प्लस सी प्लस एफ प्लस जी, दो कितना ज़्यादा हो गया। यहाँ प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ गई, कंज्यूमर सरप्लस कम हो गया, प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ गया। मतलब मोनोपोलाइज जैसे जैसे मार्केट होगा कंज्यूमर के सरप्लस में कमी आती जाएगी, प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ता जाएगा। लेकिन नुकसान किस बात का है? नुकसान इस बात का है कि मोनोपोली होने से क्या होता है, अल्टीमेटली प्रोडक्शन कम होगा, डिमांड कम होगा, सेल कम होगा, राइट ना, डेड वेट लॉस होगा, ना तुम्हारा फायदा हो ना हमारा फायदा होगा, दैट इज कॉल्ड डेड वेट लॉस। आइए इसको ग्राफ में देखते हैं। देखो एच और डी कहाँ दिख रहा है आपको, एच और डी यहाँ दिख रहा है, देखो ये एच है और ये डी है। देखो ना, मोनोपोली फॉर्म में जो भी सरप्लस है, चाहे कंज्यूमर सरप्लस हो कि प्रोड्यूसर सरप्लस है, उनसे देखो बाहर है। अगर मोनोपोली बात करें तो मोनोपोली में ये यहाँ से स्टार्ट होता है और ये जाता है, ये पूरा क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस, और ये क्या है, कंज्यूमर सरप्लस। लेकिन देखो दोनों से बाहर है। लेकिन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में एच और डी क्या था, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस का पार्ट था। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, यहाँ पे ये डेड वेट लॉस हो गया, राइट। अगर मैं डेड वेट लॉस को निकालना चाहूँ न्यूमेरिकली तो क्या निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। यहाँ इसका पहले मैं नेमिंग करता हूँ, ये ए है और ये बी है और ये सी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसका नेमिंग कर देता हूँ ए बी सी। ए बी सी का निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? अगर देखो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व यहाँ पे कर्व के शेप में है। अगर कर्व के शेप में तो निकालने के लिए आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल आएगा मैं कराऊंगा। कर्व के शेप में है तो इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ मार्जिनल कॉस्ट कर्व अगर लीनियर होता तो, बोलो कोई बच्चा, अगर मार्जिनल कॉस्ट कर्व यहाँ पे कर्व है तो उस केस में आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। वो बात की बात है, उस सवाल के साथ हम करवाएंगे सब कुछ आपको। लेकिन अगर यहाँ मार्जिनल कॉस्ट कर्व अगर स्ट्रेट लाइन होता तो क्या होता, प्लीज कम ऑन टेल मी, तो क्या होता? ट्रायंगल बनता है एबीसी, और एबीसी ट्रायंगल कितना अच्छा ट्रायंगल है इसका, एबीसी ट्रायंगल। भैया मैं तब की बात करता हूँ व्हेन व्हाट, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज व्हाट, इज अ स्ट्रेट लाइन, तब की बात कर रहा हूँ। तो उस केस में क्या बनता है, ये ट्रायंगल एबीसी बनता है। और याद रखो मैंने कहा है कि जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन हो, हालांकि आपके लिए तो स्ट्रेट लाइन ही ज़्यादातर दिया जाता है, लेकिन फिर भी अगर स्ट्रेट लाइन नहीं भी होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, इंटीग्रेट करना सिंपल सी बात है। यार मुझे करना है ना, मैं कह रहा हूँ करूँगा, मैं चिंता मत करो। आप कहोगे सर मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, आप खुद ही अपने आप सोचते रहते हो। यस मुझे लगता है ऐसा ही कोई बच्चा बोल रहा है, मैं करूँगा तब। ए बी सी क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, क्या होगा ये बताइए, 1/2 इंटू बेस इंटू वॉट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट्स इट। यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा इसका, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। यहाँ पे बेस क्या होगा इसका, बेस ये ए बी होगा, एक्सक्यूज मी, यहाँ बेस क्या होगा, 1/2 ए बी को बेस मानते हैं, और हाइट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये सी से लेकर यहाँ तक। अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ तो कोई बच्चा ये मत कहना कि सर यहाँ कैसे कर दिया आपने, यहाँ तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या कर्व है आपका। मैं मान के चल रहा हूँ कि मार्जिनल कॉस्ट स्ट्रेट लाइन है, कर्व होगा तो मैं करूँगा बाद में अलग से, राइट जी। तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। सर तो बेस इंटू हाइट हम कैसे निकाल सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त बात है ये, कैसे निकाल सकते हैं? सर एक बात है, हाइट तो निकल सकती है, सर बता सकते हो कोई हाइट कैसे निकल सकती है, हाइट कैसे निकल सकती है? पहले तो इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ, इसका नेमिंग क्या रख दूँ, इसका नाम कुछ अजीब सा रख देता हूँ मैं, चलो क्या रख दूँ इसका नाम, इसका नाम एक्स रख देता हूँ। चलो ये एक्स सी क्या है, हाइट है, एक्स सी क्या है, हाइट है। तो एक्स सी कैसे निकल, हाफ इंटू ए बी बेस है, ए बी बेस और एक्स सी हाइट है। बताइए हाफ इंटू ए बी तो छोड़ो, बता सकते हो कि हाइट कैसे निकाल सकते हो? नीचे का कुछ गिवन होगा। देखो मैंने आपको बता रखा है शुरू से, देखो इसको ओ पॉइंट मानो, मैंने क्या कहा था, ये ओपीसी है ना, ओपीसी में से क्या माइनस कर दें, ओ एम माइनस कर दें, ओपीसी में से क्या माइनस कर दें, ओ एम माइनस कर दें, तो हाइट आ जाएगी। एक्सक्यूज मी, कम ऑन। यस सर, यस सर। तो अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लूँ, यहाँ पे ऐसे लूँ, देखो ऐसे ले लूँ, ऐसे मोड का साइन ले लूँ। मोड का साइन मतलब होता है कि अगर मुझे रिजल्ट आएगा ना तो नेगेटिव नहीं लेना, मुझे सिर्फ एंड सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। अगर लिख दूँ यहाँ मैं लिख दूँ क्या, क्यू एम माइनस क्यू पी सी, मान गए बात को आप, क्यू एम माइनस क्यू पी सी, प्लीज़ कम ऑन जल्दी से, क्यू एम माइनस क्यू पी सी मतलब क्या हुआ,
क्यू एम माइनस क्यू पी सी। अब कहोगे सर क्यू एम तो यहाँ पे कम है या ज़्यादा है, कोई नेगेटिव आएगा कोई पॉजिटिव है। मैं कह रहा कुछ भी आएगा फर्क नहीं पड़ता, मैंने मोड ले लिया है। मोड मतलब क्या हुआ, मुझे लेना क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। अब कोर्स यहाँ पे पी सी ज़्यादा है तो ये नेगेटिव देगा, लेकिन नेगेटिव में लेंगे नहीं हम। हाइट तो ऑलवेज क्या होती है, एब्सोल्यूट टर्म्स में ही होती है, राइट। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका डेड वेट लॉस आ जाएगा। लेकिन तब आएगा ना जब आपको ए भी पता हो। सर ए बी कैसे आएगा, कोई बता सकता है ए बी कैसे आएगा? मैं तो कुछ बताऊंगा नहीं, मैं अगर बता दिया फिर मजा क्या आया, बताओ ए बी कैसे आएगा? ए बी कैसे आएगा? ए बी तभी आएगा जब मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा। कौन सा पॉइंट बच्चे? ये पॉइंट मिल जाएगा। अगर ये पॉइंट मिल जाए तो ए बी आ जाएगा। इसमें क्या हो गया, पी एम तो मुझे पता ही है ना, पता है? प्लीज कम ऑन, है ना? पीएम तो पता ही है। मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए। और ये पॉइंट होता क्या है, कोई बता सकते हो क्या होता है ये पॉइंट? जल्दी बताइए। इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? इस पॉइंट की क्या खास बात है, यहाँ पे एम आर इक्वस टू क्या है, एम सी। इक्विलिब्रियम है। एम आर इक्वस टू एम सी है। और इस पॉइंट पे ये क्वांटिटी, अगर मान लीजिए क्वांटिटी आपको पता है तो इस क्वांटिटी को किसी एम आर में या एम सी में पुट कर दो तो क्या ये वैल्यू नहीं आ जाएगी? प्लीज टेल मी। अगर क्यू एम आपको पता है, एम आर रिलेशन आपको दे रखा है, एम सी दे रखा है, एम आर एम सी में से किसी में भी क्यू की वैल्यू पुट कर दो तो वहाँ जो ये प्राइस वाली फिगर आएगी वो ये पॉइंट आ जाएगा। मानते हैं बात को अच्छे? ऑफ कोर्स मानते हैं। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी आपको मिल जाएगा। और जब ये वाला पॉइंट मिल गया तो इसका फिर क्या करेंगे हम, यहाँ से इसका डिफरेंस ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का। तो जब सवाल मेरे पास होगा तो फिर ये ए बी बेस भी निकालना मेरे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और अगर मेरे पास कर्व के रूप में होगा तो फिर वहाँ पे इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हैं। मतलब डेड वेट लॉस तो निकल ही गया, समझ लो। बस न्यूमेरिकल्स करेंगे और निकल जाए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। मान गए। जो बात नहीं माने उसको मानना पड़ेगा, तब मैं जब मैं सवाल कराऊंगा तो अपने आप मान जाएंगे उस बात को। आइए जी, इससे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे अगर मैं इस केस में, अगर चलो इसके बारे में बात करूँगा मैं। अगर इस केस में एक बार फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ डायग्राम, अदरवाइज हॉस्प हो जाएगा। फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। देखो, अगर मान लो ये डिमांड कर्व है और ये आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व है और ये एमआर कर्व है। आप जानते हैं एमआर कर्व हमने किस लिए ड्रॉ किया, मोनोपोली के लिए। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म का ये कहानी है, ये यहाँ है और देखो ये। इस केस में बता सकते हैं डेड वेट लॉस क्या होगा? सर तमन्ना को ऐड करो, उसकी मीट ऐड हो गई है, रुक जाओ। देखिए जी, तो मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पे सप्लाई कर्व, ये सप्लाई कर्व है, स्ट्रेट लाइन कर दिया, मतलब कांस्टेंट कर दिया एमसी को। अब देखो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपका पी इक्वस टू एम सी यहाँ होगा तो ये क्वांटिटी होगी क्या आपकी, इस क्वांटिटी नाम होगा क्यू पी सी। और मोनोपोली में ये क्या होगा, ये होगा क्यू एम, राइट। और ये प्राइस जो होगा ये क्या होगा, पी पी सी होगा। और ये क्या होगा, ये होगा क्यू एम, राइट। अब इसमें क्या दिक्कत है, ऊपर वाले डायग्राम में इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? सिर्फ यही फ़र्क है कि यहाँ पे एम सी कर्व था अपवर्ड स्लोपिंग, यहाँ पे एम सी कर्व कॉन्स्टेंट हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। देखो ये इतना ही फ़र्क है। अब यहाँ मुझे कोई बता सकता है डेड वेट लॉस क्या है? बता सकता है कोई? मैं अगर बोलूँ कि ये डेड वेट लॉस है, मानते हो बात को आप? यस सर। मानेंगे ही। ये ए बी सी, ये डेड वेट लॉस हो गया। अगर यहाँ पे डेड वेट लॉस आपको निकालने के लिए मैं कहूँ तो कितना आसानी से निकल सकता, कितना आसानी से। यहाँ पे डेड वेट लॉस निकालना कितना आसान होगा, 1/2 इंटू वॉट, क्यू एम माइनस क्यू पी सी, मोड लगा दो, इंटू पी एम माइनस पी पी सी, मोड लगा दो। नेगेटिव साइन लेना ही मत। देखो ना क्यों, क्योंकि क्यू एम माइनस क्यू पी सी यहाँ पे आ गया। कमाओ आप लोग सब समझ पा रहे हैं ना? और ये क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, ये क्या लिखा, ये पी एम है ना, राइट। दूसरा क्या हुआ, ये पी एम माइनस पी पी सी यहाँ पे आ गया। देखो मज़ा आ गया, कितना अच्छा हुआ, कितना शानदार, कितना सही तरीके से डेड वेट लॉस निकल गया। जब एम सी कर्व आपका हॉरिजॉन्टल सॉरी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो देखो कितना आसानी से निकल रहा है। और अगर अपवर्ड स्लोपिंग भी होगा तो भी दिक्कत नहीं है, और अगर कर्व होगा तो भी दिक्कत नहीं है। कर्व में भी इंटीग्रेशन लगा के निकाल देंगे हम, सवाल आने तो फिर कर देंगे सब कुछ। तो मुझे अब आप बताइए कि डेड वेट लॉस के बारे में अब आपके पास सब कुछ आ चुका है, थ्योरेटिकली आ चुका है। मैं स्टडी मटेरियल भी आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से आपको पढ़ के आना है इसके बारे में, कुछ बातें थोड़ा बहुत पढ़ के आना है,
अदरवाइज सब कुछ तो मैंने पढ़ाई दिया क्लास में। सर 2 मिनट नीचे करना, एक वो डायग्राम ड्रॉ करना है। करो ड्रा, ठीक है जी। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आइए एक सवाल लेके आऊँगा। सवाल करना बहुत मज़ेदार होता है, सवाल के साथ तो और भी अच्छे से आप समझ जाएंगे, बहुत बढ़िया समझ जाएंगे। कोई सवाल करता हूँ, आइए जी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर तो और भी आपका ये कॉन्सेप्ट जितना छोटा मोटा होगा कम, वो सब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपने ये नोटिस किया होगा पिछले क्लास में थोड़ा सा मैंने फास्ट पढ़ाया था, आज की क्लास में थोड़ा सा मैंने स्पीड को क्या किया, मॉडरेट कर दिया है, क्योंकि जैसे जैसे टॉपिक एडवांस होंगे हमारे स्पीड अपने आप क्या होंगे, मॉडरेट होते चले जाएंगे। राइट, कर लिया डायग्राम ड्रॉ कर लिया, राइट साइड ड्रॉ हो गया। आगे बढ़े बच्चे, सवाल करें, कम ऑन स्टार्ट करें सवाल। आपके पास भी क्वेश्चन हो सकता है, आप देखिए, अदरवाइज मैं क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहा हूँ, अभी कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन 1, यस सर। अरे माइक ऑन करके बोल दो यार, मैसेज चेक करना पड़ता है ना। अच्छा जी, आगे बढ़ने से, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी आदत के हिसाब से हर बच्चों से एक बार पूछ लेता हूँ कि किन को क्या कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए जी बच्चों, तैयार हो जाइए बोलने के लिए, माइक ऑन कीजिए थोड़ा सा। अगर आप माइक नहीं ऑन करेंगे तो बहुत गलत बात है ये। अब्दुल, यू अंडरस्टैंडिंग? अनुष्का? Yes, sir. अब्दुल? इशिता, यू आर गेटिंग? Yes, sir. जिया? ऑफ कोर्स। मोहित? मोहित समझ में आ रही बात? यस सर। शिव? यस सर, आ रही है। शाम बवी? Yes, sir. यस सर। तमन्ना को तो आ रहा होगा शायद, आ रहा है ना? राइट सर। सर आई मीन लाइब्रेरी, ठीक है जी, लाइब्रेरी से पढ़िए। ओके बच्चे, तो आगे बढ़ें, क्वेश्चन निकालते हैं। चलिए उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा स्टडी मटेरियल भी बार दिखाई दूँ, ताकि क्वेश्चन करना स्टार्ट करूँगा ना, तो फिर उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक टॉपिक बच गया, एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व, ये आपको अगली क्लास में कराएंगे। छोटा सा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत छोटा सा है। उसके बाद मैंने आपको डेड वेट लॉस की पूरी कहानी आज आपके सामने डिस्क्राइब कर दिया है, सब कुछ, हर चीज़ डिस्क्राइब कर दिया है, और इस पर आप क्वेश्चन करने वाले हैं। फिर ये राइट, नोट्स ऐसे लगता है मुश्किल से, और मतलब जब आप पढ़ाते हो तो वो इजी दिख जाता है। हाँ मैं कह रहा हूँ कि आपको नोट्स को तभी पढ़ना चाहिए जब मैं पढ़ा देता हूँ, उसके बाद पढ़ना चाहिए, ठीक है? तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसके भरोसे ही रहोगे तो कैसे काम होगा? अगर सिर्फ नोट्स के भरोसे ही बच्चे काम कर ले तो फिर तो नोट्स ही सबको चले जाए, फिर टीचर की जरूरत क्या पड़ेगी? ठीक है ना? टीचर की जरूरत पड़ती है, इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात आपने देखा होगा कि सिर्फ नोट्स की बातें नहीं है, कम से कम 30-40% मटेरियल तो मैं नोट्स से बाहर भी लिखाता हूँ क्लास में। सिर्फ नोट्स के भरोसे मत रहिएगा आप लोग। जहाँ जहाँ नोट्स की जरूरत है वहाँ नोट्स बताऊँगा, जहाँ जरूरत नहीं है नोट्स की वहाँ नोट्स से बाहर भी बहुत कुछ बताते हैं। क्वेश्चंस भी बहुत सारे बाहर से, 10 ईयर से, सिंपल से लेके करते हैं हम लोग। ये बातें हो गई। आपने ट्राई किया नोट्स से पढ़ने का, आपको नहीं समझ में आया, मुझे बहुत खेद है इस बात का। अब ट्राई कीजिएगा, मेरे पढ़ाने के बाद जरूर समझ में आएगा। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 1। अगर सवाल बहुत आसान लगे तो मुझे कुछ मत कहना, क्योंकि मैंने आपको इतना ज़्यादा समझा दिया है ना कि क्वेश्चन आपको आसान लगेगा ही। अरे भाई आप कुछ नहीं बोलते, मैं खुद ही बोल लेता हूँ अपने बारे में, क्या करूँ? आइए देखिए क्वेश्चन 1, अ मोनोपोलिस्ट कैन प्रोड्यूस। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आज 7:19 हो गया, 10-15 मिनट बाद हम लोग अगली क्लास के लिए ऑफ कर देंगे क्लास को। तो आप लोग जरूर इसको शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, क्योंकि क्या होता है कई बच्चे क्या करते हैं ना, वो बताते ही नहीं। कि मेरे पास एक बच्चों का मैसेज आया कि सर मैं ट्यूशन पढ़ता हूँ ना आपसे, आप मेरे कॉलेज में या किसी क्लासमेट्स को बताना ही मत मेरे बारे में, मैं छुप के पढ़ता हूँ, मैं किसी को नहीं बताता हूँ या बताती हूँ ऐसा। तो मैंने कहा मैं ऐसा तो करूँगा क्योंकि तुमने मुझे ऐसा कह दिया करने के लिए, अदरवाइज सोचो तो फिर काम कैसे बढ़ेगा, ग्रो कैसे होगा काम? क्योंकि मेरा जो काम है ना वो माउथ पब्लिसिटी से ही है, बच्चों से ही है, मेरा कोई पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। बच्चों को रिकमेंड करता है उसी से मेरा काम ग्रो, थोड़ा बहुत ग्रो कर रहा है, जो भी हो रहा है। जितना तक बच्चों से थ्रू हम रीच कर पा रहे हैं उतना ही रीच हमारी है। राइट, तो कम ऑन बच्चे। और ये रीच ज़्यादा अच्छा होता है, जो बच्चों से बच्चों तक पहुँचते हो ज़्यादा अच्छा रीच होता है। जो आर्टिफिशियल रीच होता है वो ठीक नहीं होता है। राइट, देखिए बच्चे क्वेश्चन 1, अ मोनोपोलिस्ट कैन प्रोड्यूस अ कांस्टेंट एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट। ओ माय गॉड, देखो क्या बात है। अगर कांस्टेंट मार्जिनल कॉस्ट की बात सवाल में दी हो और आप कहोगे सर समझ में आ गया, तो कितना अच्छी बात, बताओ जरा। देखिए एवरेज कॉस्ट
इक्वल टू दे रखा है मार्जिनल कॉस्ट और इक्वल टू क्या दे रखा है 5। अब मैं यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा आपसे, ये एवरेज कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू 5 दे रखा है, एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है, यहाँ पे 5 दे रखा है। आप क्या मानते हैं यहाँ पे, क्या यहाँ पे कौन सी कॉस्ट नहीं होगी? बोलिए जरा, आपसे पूछता हूँ, जल्दी बताइए। अगर एवरेज कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट है तो कौन सी कॉस्ट नहीं होगी? अगर एवरेज कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट है तो कौन सी कॉस्ट नहीं होगी? Fixed cost. ऑफ कोर्स फिक्स कॉस्ट नहीं होगी। इसका मतलब फिक्स कॉस्ट यहाँ पे जीरो रहा होगा। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। क्योंकि फिक्स कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट पे फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन फिक्स कॉस्ट से एवरेज कॉस्ट पे तो फर्क जरूर पड़ता है ना, क्यों जी? और जब दोनों इक्वल है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फिक्स कॉस्ट नहीं है वहां पे। तो छोटी छोटी बातें दिमाग में आपको रखने की जरूरत है, राइट? द फर्म फेसेस अ मार्केट डिमांड कब गिवन बाय क्यू इक्वल टू व्हाट? डिमांड कब क्या, क्यू इक्वल टू क्या है? 53 माइनस पी। क्या बात है? 53 माइनस पी। एवरेज कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू 5 एंड डिमांड कब दे रखा? 53 माइनस पी। सॉरी। अब पहला सवाल इसमें कह रहा है, देखो, कैलकुलेट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस क्वांटिटी। ओ माय गॉड। अब ये बताइए कि आपको कैसे लगता है कि ये सवाल परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का हो सकता है या मोनोपोली का हो सकता है? कोई बता सकता है क्या? क्योंकि अगर ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का हो तो मुझे इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालने के लिए पी इक्वल टू एमसी करना पड़ेगा, और अगर मोनोपोली का होगा तो क्या करना पड़ेगा? एम आर इक्वल टू एमसी करना होगा। तो मैं तब ना कर पाऊँ जब मुझे पता हो कि ये कौन से मार्केट का ये डिमांड फंक्शन, डिमांड कब दे रखा है, डिमांड इक्वेशन दे रखा है। कम ऑन जल्दी बताइए, किसका? ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का है या किसका है? कहाँ दिया हुआ है सर? मेरे पास वो नहीं है। भाई सवाल आपके सामने है, क्यू इक्वल टू 53 माइनस पी दे रखा है। इनवर्स डिमांड कर दो तो पी इक्वल टू क्या होगा? 53 माइनस क्यू हो गया। अब सवाल को देख के बताइए कि मैं क्या करूं। इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकालना, मैं कैसे निकालूं? पी इक्वल टू एम सी से निकाल सकता हूं अगर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होगा, और एम आर इक्वल टू एम सी निकाल सकता हूं अगर ये मोनोपोली होगा। मेरे पास दो रास्ते, मैं किस रास्ते जाऊं? मैं भटक चुका हूं, मुझे आप बताइए। कम ऑन एनीवन प्लीज, बता सकते हैं कोई? जल्दी हाथ खड़ा करो, जल्दी से बताओ। लेजेंड। सब चुप हो गए। परफेक्ट। कौन बोल रही है? नेम प्लीज। सर पता नहीं, गलत है सही। कोई और बोलो जल्दी से। इशिता। सिंपल आंसर, बहुत सिंपल आंसर। अगर, एक्सक्यूज मी, तमन्ना सिंह, परफेक्टली कॉम्पिटिशन, एब्सोल्युटली रॉन्ग। आई एम सॉरी। देखो क्यों? अच्छा रॉन्ग बोली जाओ तो फिर दूसरा आंसर की जरूरत क्या है? तो ये भी फिर भी गलत ही बोला। चलिए देखिए, आप ना डिमांड फंक्शन को देखिए, यहाँ प्राइस एंड क्वांटिटी में क्या रिलेशन, देखो इनवर्स है कि नहीं? आपको देख के लगता है कि यहाँ प्राइस कांस्टेंट है? इसको देख के लग रहा है कि प्राइस कांस्टेंट है यहाँ पे? अगर प्राइस यहाँ पे ऐसे दे रखा होता, प्राइस इक्वल टू 10 या प्राइस इक्वल टू 20, तो माना जाता है कि प्राइस क्या कांस्टेंट है। तो उस केस में ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव होता है, क्योंकि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव प्राइस कांस्टेंट लेते हैं। लेकिन यहाँ पे प्राइस क्या है? क्वांटिटी का फंक्शन है। क्वांटिटी चेंज तो प्राइस चेंज, प्राइस चेंज तो क्वांटिटी चेंज, व्हाटएवर। देख रहे हो यहाँ पे? इसका मतलब प्राइस यहाँ पे वेरिएबल है, और अगर प्राइस वेरिएबल है इसका मतलब क्या है? ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव तो नहीं है। इसका मतलब ये पॉइंट तो हम लेंगे नहीं, इसका मतलब एम आर इक्वल टू एम सी लेंगे। यहाँ पे आपने एक चीज़ सीख लिया कि अगर प्राइस कांस्टेंट दे रखा हो तो हम परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मानकर चलेंगे, अदरवाइज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव नहीं मानेंगे। कहीं से नोट बना के लिख लो इस चीज़ को, हर चीज़ में क्लास में लिखाऊंगा नहीं, आप खुद से लिख लीजिए। क्लियर बच्चे? मानते हैं बात को? कंटेस्ट करना है क्या इस बात को कि आगे बढ़ूं? नहीं करना कंटेस्ट आप लोगों को, मान गए? राइट सर, आगे बढ़िए। तो आगे है, कैलकुलेट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस क्वांटिटी कॉम्बिनेशन फॉर द मोनोपोलिस्ट्स, ऑल्सो कैलकुलेट द मोनोपोलिस्ट प्रॉफिट। अब देखो कितनी आसान बात हो गई, कितनी आसान। मैं क्या कहूँ आपको, जब आपको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी चाहिए, मतलब क्यू एम निकालना आपको, तो कैसे निकालना है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? कंडीशन क्या? एम आर इक्वल टू एम सी चाहिए। तो अब क्या चाहिए? एम आर
लिए टी आर चाहिए, टी आर के लिए क्या चाहिए, प्राइस इंटू क्वांटिटी चाहिए। प्राइस कितना मुझे आ गया ऊपर पता है मुझे, 53 माइनस क्यू इंटू क्यू हो गया। मैं बीच में रोक रहा हूँ, अब सवाल करूँगा नहीं मैं, क्योंकि आप जानते हैं आप कर लेंगे सवाल को। 53 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर आ गया। अगर इसका एम आर निकालेंगे तो 53 माइनस 2 क्यू आ गया। मज़ा आ गया, 53 माइनस 2 क्यू आ गया। और एम सी तो मुझे दे रखा है कितना, एम सी दे रखा है मुझे कितना, प्लीज़ कम ऑन 5 दे रखा है। क्या बात है। और तो अब हमारे इक्वस टू एम सी क्या, 53 माइनस 2 क्यू इक्वस टू 5। तो 2 क्यू इक्वस टू क्या हो गया 48, क्यू इक्वस टू क्या आ गया 24। क्या बात है जी, क्या बात है, मज़ा आ गया। क्यू इक्वस टू 24, बहुत बढ़िया। क्यू इक्वस टू 24 आ गया। अगर क्यू इक्वस टू 24 आ गया तो उसको क्या कीजिए, प्राइस में कन्वर्ट, प्राइस निकाल लीजिए उससे। पी इक्वस टू क्या 53 माइनस क्यू 24, दैट इज़ व्हाट, कितना आएगा। ये क्यू मैक्स है ना सर, हाँ? क्वांटिटी मैक्स। क्या, क्यू मैक्स है ना ये हाँ 24। क्वांटिटी 24, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो क्वांटिटी होना चाहिए वो आ गया 24। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी बोल सकते हैं इसको, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी, राइट्स। 29 आ गया। अब अगर मैं कहूँ कि आपको टी आर निकालो तो कितना आसान है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, दैट्स इट। तो 24 इंटू 29 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा देखो, कैलकुलेट कीजिए आप। 24 इंटू 29, 24 इंटू 29 दैट इज 696। आप भी देख सकते हो करके। और टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट क्या होता है बता सकते हो, क्या हो सकता है, एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी सोल्ड, ये होता है टोटल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट गिवन है यहाँ पे, यस, जितना मार्जिनल कॉस्ट उतना एवरेज कॉस्ट। अगर ऐसा होता है ना तो जान लो कि मार्जिनल कॉस्ट इनटू क्वांटिटी को भी हम क्या कह सकते हैं, टोटल कॉस्ट कह सकते हैं। और इस केस में क्या हो जाएगा, 5 इंटू क्वान्टिटी या 24, तो क्या हो गया 24 इंटू 5 120, माइनस कर दो तो 675, ये क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, 576 प्रॉफिट आ गया। आसान था सर, बिल्कुल आसान था। इसमें क्या था, इसका दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा पार्ट दूसरा पार्ट है इसका, what output level would be produced by the industry under perfect competition where price equals to। अब देखो अगर ये कहता कि ये इसको कह रहा है कि मुझे बताओ अगर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होता तो वहाँ पे कितनी क्वांटिटी होती, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी क्या होती, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी PMQ लिख रहा हूँ शॉर्ट में। अगर परफेक्टली कॉम्पिटिशन, जल्दी बताइए प्लीज़ कम ऑन। अगर कॉम्पिटिटिव मार्केट होता तो क्या होता, कॉम्पिटिटिव मार्केट होता तो, ठीक है मैं पूछ रहा था कि बताइए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी क्या होगा। माइक ऑन करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा अगर आप जवाब देंगे तो। मैसेज मत करो, इतना कहाँ पढ़ूंगा, आपने आंसर भी निकाल दिया। हाँ कंडीशन बताओ क्या है, P इक्वस टू वॉट MC। अगर आप कंडीशन बताते हैं तो अच्छा लगता है, इसका मतलब आपको आता है। आपने आंसर ही बता दिया, बहुत आगे चले गए आप तो, बहुत अच्छा किया आपने इसे। P इक्वस टू MC, तो बताइए प्राइस इक्वस टू MC, तो MC क्या दे रखा है यहाँ पे 5, तो P इक्वस टू 5 हो गया। और आपका उस केस में क्वांटिटी क्या निकलेगा, P इक्वस टू है क्या है, P इक्वस टू आपका 53 माइनस क्यू, 53 माइनस क्यू, तो दैट इज़ व्हाट, Q इक्वस टू क्या हो जाएगा 53 माइनस P, दैट इज़ 53 माइनस 5, दैट इज़ व्हाट 48। सिंपल बात है, 48 आ गया। उस केस में 48 आ गया, राइट। इस केस में 48 आ गया, राइट। अब बताइए, अब यहाँ ये सवाल क्या रहा है कि पहले चलो इसका एक ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं फिर इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसमें कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस भी निकालने के लिए कहा है। तो ग्राफ बना लेता हूँ इसका, करो इस सवाल करो आराम से, क्योंकि इस सवाल से ना फिर सारी बात अपने आप सॉल्व हो जाती है, राइट सर। अब बताइए आपके पास जो डिमांड फंक्शन है P इक्वस टू क्या 53 माइनस क्यू है, राइट। अब बताइए अगर Q को मैं 0 मानूं तो P इक्वस टू क्या होगा 53, और अगर मैं P को 0 लूँ तो Q इक्वस टू क्या होगा 53। इसका मतलब 53 का एक पॉइंट ले लो,
राइट सर, एक पॉइंट ले लिया। ये आपका डिमांड कब हो गया। अब मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट क्या है, कांस्टेंट है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व कांस्टेंट है 5 पे, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व हो गया। राइट सर, अब आप बताइए, आपने अभी निकाला है मोनोपोली फॉर्म में क्वांटिटी क्या निकाली थी आपने, क्वांटिटी क्या निकाली थी 24, और उस केस में प्राइस क्या निकाला था 29। आंसर निकाल चुके आप लोग खुद ही। राइट सर, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपने क्वांटिटी क्या निकाली 48, आपके सामने सब कुछ है। राइट सर, निकाल चुके मैथमेटिकली आप, ग्राफ में दिखा रहा हूँ, सारा पता है। अब इस केस में बताइए कंज्यूमर सरप्लस, मैं लिखता हूँ टॉपिक यहाँ बताते जाइएगा। कंज्यूमर सरप्लस परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या था, कंज्यूमर सरप्लस परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या था, कंज्यूमर सरप्लस परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या था, बता सकते हैं। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में कंज्यूमर सरप्लस क्या है, ये पूरा है, देखो यहाँ से यहाँ तक है ना, ये पूरा कंज्यूमर सरप्लस, ये पूरा होगा क्या, कंज्यूमर सरप्लस निकालना चाहिए, कैसे निकालें, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 1/2। देखो ध्यान से, ये 5 है और यहाँ पे 53 है, दोनों डिफरेंस कितना हो गया, बोलो ना 48। कुछ बातें ना करके ही समझ में आती है, कुछ भी करा लो मैं, जब तक करेंगे नहीं कुछ नहीं होगा आपसे। 48 हो गया। राइट जी, और मैं ट्रायंगल का बेस देखूं तो क्या है, ये भी 48 है, ये भी 48 है। तो सर बेस तो 48 है, हाइट कैसे करी है? हाइट कैसी बात करते हो, कैसी बात करते हो, 5 से लेके कहाँ तक लिया 53 तक, क्या 24 क्या लिख के भेजा है। कंज्यूमर सरप्लस के लिए जो ब्लू लाइन का ट्रायंगल मैंने बनाया है वो है, बार बार मैसेज नहीं पढ़ पा रहा हूँ, सॉरी सर, ठीक है। तो ये कंज्यूमर सरप्लस के लिए 53 और 5 का डिफरेंस 48 है, और बेस भी 48 है। तो क्या हो गया, इसका आंसर दीजिए, मल्टीप्लाई 48 इंटू 48, बताइए कितना, 24 इंटू 48, 1152। 1152। ये आवाज़ थी मर्लिन की शायद ना, यस सर। बोलते रहिए आप लोग, तो आवाज़ पहचान में आ जाएगी मुझे भी। 1152। राइट जी, ये आ गया आपका कंज्यूमर सरप्लस इन केस ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब आप मुझे को बता सकते हो प्रोड्यूसर सरप्लस इस केस में क्या होगा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, इस केस में क्या होगा, कम ऑन जल्दी से। हाँ, जीरो। क्या बात है, जिसने जिसने जीरो बोला जल्दी से ना, मज़ा आ गया, जीरो होगा, मज़ा आ गया, जीरो होगा। ठीक है जी, तो प्रोड्यूसर सरप्लस जीरो होगा, आपने बोला, मुझे बड़ा मज़ा आया, क्योंकि सप्लाई कर्व यहाँ मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, उसके बीच में, वहाँ पे प्राइस के बीच में कोई गैप ही नहीं यहाँ पे। राइट सर, अब आइए, अब लिखिए यहाँ पे, लिखिए क्या, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, सॉरी मोनोपोली, मोनोपोली के केस में अगर मैं पूछूं आपको कंज्यूमर सरप्लस, तो क्या कहोगे आप, मोनोपोली केस में कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, बता सकते हो। कंज्यूमर सरप्लस होगा ये, देखो कितना अच्छा है, देखो कितना अच्छा है, ये ग्रीन वाला ट्रायंगल, कंज्यूमर 24 तो बेस हो जाएगा, कंज्यूमर और सरप्लस height कम हो गया, और हाइट क्या होगा 53 में से 29 माइनस कर दो, 24 ही हो गया, 24 ही हुआ ना, मुझे नहीं पता कितना होगा, देखो 53 माइनस 29, हाँ 24 ही होगा। तो यहाँ पे होगा 1/2 इंटू 24 इंटू 24, 12 इंटू 24, बताइए कितना आया 288. 288। ये हो गया कंज्यूमर सरप्लस, कितना कम हो गया बेचारा, कितना ज़्यादा कमा रहा था परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, देखो कितना 1152, पूरा मार्केट में सारी कमाई प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स की थी, और वो घट के कितना हो गया 288, मतलब सिर्फ इतना ही कंज्यूमर सरप्लस रिटेन हो पाया और सारा चला गया। आज तो कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस डेड वेट लॉस की कोई मतलब कुछ बचेगा ही नहीं, आज तो कंप्लीट 288, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बोलो ना 288 आ गया।
राइट सर, अगर आप मोनोपोली में क्या निकालूं मैं निकालूं प्रोड्यूसर सरप्लस। बताइए कितना होगा प्रोड्यूसर सरप्लस, कम ऑन जल्दी से, क्या होगा प्रोड्यूसर सरप्लस? पहली बात तो प्रोड्यूसर सरप्लस यहाँ पे ये होगा, ये रेक्टेंगुलर, क्या बात है, रेक्टेंगल देख के मन खुश हो गया ना? क्यों खुश नहीं होना चाहिए? यस सर, 29 इंटू 24, 29 इंटू 24 रेक्टेंगल का एरिया, 29 इंटू 24, 29 पूरा लेंगे क्या? नहीं नहीं सॉरी, देखो कितना होगा, 24 इंटू 24 लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा ही लेंगे, ये होगा सिर्फ, सप्लाई कर्व से ऊपर होगा प्रोड्यूसर सरप्लस, नीचे नहीं जाएंगे। 24 इंटू 24 कितना आ गया? मेरे ख्याल से 576। राइट सर, एनी प्रॉब्लम सो फार? नो। राइट, अब आप बताइए इसमें एक चीज़ और, डेड वेट लॉस। डेड वेट लॉस भाई, जब मार्जिनल कॉस्ट स्ट्रेट लाइन है तब तो बड़ा आसान है, मतलब जब खासकर उसकी स्लोप जीरो है तो देखो ये, मतलब मार्जिनल कॉस्ट अगर कांस्टेंट है तो ये डेड वेट लॉस है ना बच्चे? बोलो जी। और इसका कितना आसान है बताओ निकालना डेड वेट लॉस, 1/2 इंटू मोड वॉट क्यू एम माइनस क्यू पी सी मल्टीप्लाई पी एम माइनस पी पी सी। देखो ना, क्यू एम माइनस क्यू पी सी कितना हो, 24 माइनस 48, या 48 माइनस 24 कितना हो जाएगा? 24। ये तो 24 हो गया, और ये कितना होगा? ये भी 24 होगा, 24। हाँ, 1/2 इंटू 24 इंटू 24 कितना हो गया? 12 इंटू 24 दैट इज 288। यस सर। डेड वेट लॉस भी 288 आ गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब अगर देखो, मोनोपोली का प्रोड्यूसर सरप्लस समझ नहीं आया। हाँ कोई बात नहीं, देखो ना कैसी बात करते हो, ये आपका मोनोपोली का प्राइस है और ये सप्लाई कर्व है और ये इसकी क्वांटिटी है, तो सप्लाई कर्व से ऊपर अब प्राइस डिमांड कब से नीचे, यही हुआ ना प्रोड्यूसर सरप्लस। दैट्स इट। अब देखिए एक चीज़ और देखिए, अगर मैं कहूँ आपको कि आपका परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो सरप्लस था वो 1152 था ना? देखो जरा, हाँ ना, कम ऑन, आगे नहीं बताओ, वो कहाँ चला गया? वो अगर मोनोपोली की बात करूँ तो उसका क्या हुआ, मैं देखूँ तो मोनोपोली में कितना 288 है। कंज्यूमर सरप्लस याद रख, बताना मुझे नहीं पता कितना है कंज्यूमर सरप्लस मोनोपोली में, कितना था? 288। और मोनोपोली में ये कंज्यूमर सरप्लस, मोनोपोली में प्रोड्यूसर सरप्लस कितना है? कितना निकला था प्रोड्यूसर सरप्लस? 576। और इसमें डेड वेट लॉस कितना निकला था? डेड वेट लॉस कितना निकला था? 288। इन तीनों को प्लस करो तो क्या आता है? 288, 576 और प्लस 288, करो प्लस 288 प्लस 288 और प्लस 576, 1152 बैठ रहा है। 1152 बैठ रहा है, बहुत अच्छा बैठ रहा है, देखो बैठ रहा है। आगे देखो कंज्यूमर सरप्लस, इसका मतलब कि कॉम्पिटिटिव मार्केट का कंज्यूमर सरप्लस था ना, वो क्या हो गया बताइए? क्या हो गया? मोनोपोली होने पे क्या हो गया? कंज्यूमर बर्बाद हो गया, सीधी सी बात कहूँ तो। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो कंज्यूमर सरप्लस था इतना ज़्यादा था, उसमें से इतना ही रिटेन हो पाया। और 576 प्रोड्यूसर सरप्लस को प्रॉफिट भी कहते हैं, ये मोनोपोली फर्म के पॉकेट में चला गया। और ये ना तेरा ना मेरा, डेड वेट लॉस हो गया, ना तेरा ना मेरा। सबसे दुखद तो ये है, सबसे बैड पार्ट तो ये है, इकोनॉमी को बर्बाद करता है। हालांकि ये भी बैड है क्योंकि डिस्पैरिटी आती है इकोनॉमी में, मोनोपोली फर्म इतना कमा रहा है, कंज्यूमर को फ़ायदा नहीं हो रहा है। लेकिन आपने क्या देखा कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट से अगर मोनोपोली में जाएंगे तो कंज्यूमर सरप्लस काफ़ी कम बच जाती है, प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ जाती है, और साथ साथ डेड वेट लॉस भी होता है जो किसी का नहीं होता, अल्टीमेटली नुकसान होता है सबका। क्या बात है सर, मान गए जी? क्यों नहीं बोलते? तो जो टॉपिक मैंने आज स्टार्ट किया था उस पर बहुत अच्छी अच्छी बातें आज हो चुकी है, उस पर लास्टली मैंने क्वेश्चन भी कराया, डिफरेंट ग्राफ्स भी दिखाए।
अभी आने वाले क्लासेस में और भी क्वेश्चंस कराएंगे इस पर, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे, बहुत शानदार। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि नए क्वेश्चंस मैं स्टार्ट करूँगा तो फिर आपका स्टैट्स के इकॉट्रिस क्लास का टाइम हो जाएगा, थोड़ा सा आपको ब्रेक भी चाहिए खाने पीने के लिए। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं, सिर्फ एंड सिर्फ अगली क्लास तक लिए ये इस क्लास को ब्रेक करते हैं, अगली क्लास से फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।